हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के साथ में। दोस्तों, ये पेपर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एनसीवीटी बोर्ड द्वारा लिया गया था। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है और 4th सेमेस्टर का था। यानी ये पेपर एनसीवीटी बोर्ड द्वारा 4th सेमेस्टर के लिए 2017 के अंदर लिया गया था। तो ये पेपर जो है ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनकी अभी रनिंग में आईटीआई चल रही है और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पेपर महत्वपूर्ण है। तो वो लोग इनको देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर के अनुसार है, किस पदार्थ का उपयोग निरंतर बस बार वायरिंग के लिए किया जाता है। पूछा गया है कि बस बार किस धातु की बनी होती है। तो बस बार एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बनाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बस बार बनाई जाती है। वर्तमान में एल्यूमिनियम की बस बार का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वायरिंग की एक विधि है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन इस प्रकार से हैं, जॉइंट बॉक्स वायरिंग, टी प्रणाली है, प्रणाली में लूप यानी लूपिंग प्रणाली। ये 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों, बता दें कि ये जॉइंट बॉक्स विधि जो है ये ट्री प्रणाली का ही प्रकार है, इसलिए ट्री प्रणाली और लूपिंग प्रणाली दोनों वायरिंग की दोनों विधियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी जो है इसके प्रणाली के वायरिंग प्रणाली के प्रकार है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम भार क्या होगा जिसे केवल प्रकाशीय बिंदुओं को जोड़कर एक परिपथ में जोड़ा जा सकता है। यानी जो लाइट सर्किट होते हैं उनके अंदर अधिकतम कितने वाट का लोड जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 800 वाट का। यही क्वेश्चन पावर के लिए पूछा जाता तो वहां पर फिर अपन करते हैं 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे एक परिपथ में जोड़ा जा सकता है। लाइट सर्किट के अंदर उप परिपथों की संख्या पूछी गई है जिसकी संख्या हो सकती है 10। यदि यही क्वेश्चन पावर सर्किट में उप परिपथों की संख्या पूछा जाता तो फिर उसका राइट आंसर होता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वायरिंग, घरेलू वायरिंग और छोटी इकाई के लिए निम्नलिखित को सुरक्षा माप के लिए उपयोग लिया जाता है। यानी घरेलू वायरिंग में और कम लोड के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति अपनाई जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका एमसीबी, पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कुछ नया सीखने को इससे ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन है, साइन वेव दोलन धीरे धीरे घटने की एक श्रेणी कहलाती है। तो ऐसी श्रेणी को जब साइन वेव, यानी इस प्रकार से साइन वेव जब धीरे धीरे कम होती जाती है तब इसे रिंगिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन वेव के दोलन यानी हंटिंग यदि धीरे धीरे घटने की श्रेणी में हो तो उसे फिर रिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मूल 3 विद्युतीय राशियां क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। ये तीनों विद्युत की मूल राशियां हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में आप देखिए प्रतिरोध है। कैपेसिटेंस ऐसा नहीं होता है, इंडक्टेंस विद्युतीय राशियों की मूल इकाइयां नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। बिल्कुल जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध विद्युत की मूल राशियां हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति
खालिस्तान धारा परिपथ में बहाव होगा। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में धारा जो है वो अनंत प्रवाहित होगी। यदि यही क्वेश्चन ओपन सर्किट के लिए पूछा जाता तो फिर अपना ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होता, लेकिन इस क्वेश्चन में अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनंत धारा प्रवाहित होगी शॉर्ट सर्किट परिपथ में। 9 नंबर क्वेश्चन है, ओम खालिस्तान की इकाई है। तो ओम जो है वो प्रतिरोध की इकाई है, तो इसका राइट आंसर प्रतिरोध। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन तीनों की इकाई ओम होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों का मात्रक ओम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक 100 वाट बल्ब 10 घंटे तक जलता है तब खपत हुई बिजली की मात्रा होगी। तो इसका राइट आंसर अपना होगा ऑप्शन डी, 1 यूनिट। कैसे निकलेंगे? कुल वाट है अपने पास 100, कितने घंटे के लिए चल रहे हैं? 10 घंटे के लिए। इसको भाग करना है 1000 से। जब इसको 1000 से भाग करेंगे इसका राइट आंसर होगा 1 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग क्षमता होती है। सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग क्षमता होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश साइड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सिंगल फेज मोटरों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल मोटर होती है। रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग करेंगे? तो वह यूनिवर्सल मोटर होगी, सार्वभौमिक मोटर इसे बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्राय एक शक्ति कारक होगा। यानी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इंडक्शन मोटरों का पावर फैक्टर लैगिंग होता है, तो लैगिंग का केवल अपन को एक ही ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी में आप देखोगे सब में लीडिंग है, तो मोटरों का पावर फैक्टर लीडिंग नहीं होता है, लैगिंग में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी, 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोटर के दोहन में कमी है। मोटर के दोहन में कमी है, ऐसा क्वेश्चन है। यानी दोहन में कमी, अगर आप इसको इंग्लिश साइड में पढ़ोगे तो वहाँ पर ये रिपल्सन मोटर के लिए पूछा गया है। रिपल्सन मोटर में घुमाव जो है वो किसके कारण होता है, या रिपल्सन मोटर की विशेषताएं क्या क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रिपल्सन मोटर में रिपल्सन मोटर में भार के साथ गति परिवर्तित होती रहती है, उसका निम्न पावर फैक्टर होता है और साथ में ब्रश के ऊपर स्पार्किंग की प्रवृत्ति भी उसमें होती है, इसलिए इसके सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। रिपल्सन मोटर के लिए सभी विशेषताएं हैं ये, तो डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1400 mm स्वीप को एक सीलिंग पंखे का मोटर रेटिंग वाट होगा। यानी 1400 mm स्वीप वाले सीलिंग फैन की रेटिंग क्षमता क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, फिक्स आंकड़ा है। 1000 स्वीप के लिए अपन 65 वाट या 60 वाट का पंखा प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे 1400 पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 120 से 180 वाट का ये सीलिंग फैन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से अनुप्रयोग मोटर के सबसे छोटे आकार की आवश्यकता होगी, यानी ऐसा कौन सा उपयोग है जिसमें मोटर का आकार सबसे छोटा रख सकते हैं। तो घरेलू मोटर कोई सी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, टेबल फैन में, विद्युत घड़ी में, सिलाई मशीन में। तो कंपैरिजन किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत घड़ी के अंदर जो मोटर होती है उसका आकार सबसे छोटा होगा कंपैरिजन अदर ऑप्शन के। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी सिंगल फेज एसी मोटर प्राय खालिस्तान पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो सिंगल फेज मोटरों को देखो, पहला ऑप्शन है केवल 220 वोल्ट के लिए, दूसरा है 220 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट के लिए, तीसरा ऑप्शन है 220 प्लस माइनस 0 वोल्ट के लिए, और चौथा ऑप्शन है 220 प्लस माइनस 10% वोल्ट के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 220 प्लस माइनस 10% वोल्ट के लिए मोटरों का डिजाइन किया जाता है। यानी यह मोटर 220 प्लस 10% वोल्ट से अधिक वोल्ट पर भी कार्य कर सकती है, और 220 से माइनस करेंगे 10% वोल्ट तो इससे 220 से कम वोल्टेज, 10% कम वोल्टेज पर भी कार्य कर सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक हिस्टेरिसिस मोटर में मुख्य पोल से संबंधित छायांकित पोल का स्थान निर्धारण करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टेरिसिस मोटर में मुख्य पोल से छायांकित पोल जो है, यहाँ पे बोला गया है शेडेड पोल को, शेडेड पोल का स्थान निर्धारण करता है। तो शेडेड पोल जो है इसके अंदर हिस्टेरिसिस मोटर की जो घूर्णन दिशा होती है वो शेडेड पोल की दिशा के अंदर होती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटेशन की दिशा के अंदर होते हैं मुख्य पोल से शेडेड पोल की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस मोटर को आप वैक्यूम क्लीनर के लिए चयन करेंगे। तो वैक्यूम क्लीनर के लिए जो मोटर प्रयोग की जाएगी वह अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है। यानी इसका राइट आंसर होगा सार्वभौमिक मोटर। वैक्यूम क्लीनर में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में मुख्य खंभों का लाभ होता है। एक अल्टरनेटर में मुख्य पोल का क्या लाभ होता है ये देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, शोर कम होगा, विंडेज लॉस कम होंगे, या निम्न एवं मध्यम गति ऑपरेशन पर स्वीकार करने योग्यता रखेगी। बियरिंग भार और शोर कम करना ये अल्टरनेटर के मुख्य पोल का कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी निम्न और मध्यम गति ऑपरेशन को स्वीकार करने की योग्यता। यानी यहाँ पे आपको जो पूछा गया है अल्टरनेटर का मुख्य पोल का मतलब है कि सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल के लिए पूछा गया। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मुख्य पोल यहाँ पे सेलिएंट पोल को कहा गया है। तो सेलिएंट पोल का उपयोग जो है अल्टरनेटर के अंदर निम्न गति के लिए किया जाता है, और जो बेलनाकार पोल रोटर होता है उसका उपयोग उच्च गति के लिए किया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग निर्धारण करने का लाभ क्या है। डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है अल्टरनेटर में, तो इसके देखते हैं ऑप्शन। हार्मोन्स को उन्मूलन यानी हंटिंग को रोकने का कार्य है। असंतुलित वोल्टेज के कारण धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पाथ निर्धारित करना, बिल्कुल ये भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। दोलन निर्धारित किए जाते हैं जब समांतर में दो अल्टरनेटर ऑपरेट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दो समांतर में जब अल्टरनेटरों को ऑपरेट किया जाता है तब उसके हंटिंग यानी दोलन को जो है वो निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, फिक्स कर दिया जाना चाहिए। तो इसके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डैम्पर वाइंडिंग के सभी लाभ है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक 3 फेज अल्टरनेटर में क्लॉकवाइज घूमने के लिए इसके 3 आउटपुट वोल्टेज के लिए RYB का एक फेज क्रम होते हैं। अब यदि अल्टरनेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो फेज क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। कैसे आएगा, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। यानी यहाँ पे R है, Y है और B है। ये फेज क्रम अपन को कब मिलेगा, जब
ये क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आउटपुट जो अपन को मिलने वाला है वो होगा आर वाई बी। यदि यही एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो फिर इसका जो फेज कर्व मिलने वाला है अपन को वो होगा आर बी और वाई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप खालिस्तान में घटित होते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ घटित होते हैं अल्टरनेटर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके केवल आर्मेचर प्रतिरोध पर, आर्मेचर प्रतिरोध और रिसाव प्रतिक्रिया पर। तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध, रिसाव प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रतिक्रिया सभी पर। और आर्मेचर प्रतिरोध, रिसाव प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया और अर्थ कनेक्शन। देखो अर्थ कनेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। आर्मेचर के प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होगा, रिसाव प्रतिक्रिया के अंदर होगा, लीकेज प्रतिक्रिया के अंदर होगा और आर्मेचर रिएक्शन के अंदर होगा। तो ये इसके राइट आंसर हो गए ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर का शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर निर्भर करता है। पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर भार पर निर्भर करता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 आरपीएम पर रोटेट करने तथा 8 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। इसको हल करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है। आवृत्ति पूछा है, F बराबर Pn/120 करना है, ये फॉर्मूला है इसका, याद रखेंगे। P है पोल की संख्या और N जो है वो है घूर्णन गति। तो इसमें अपन रखेंगे 8 गुना 250 अपोन करेंगे अपन 120। जब इसको हल करेंगे तब इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तरीका बता दिया है, आप इसको हल करके अपने आंसर का मिलान जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक वाइंडिंग में अनेक स्लॉट होते हैं, ध्रुवों की संख्या से अधिक होते हैं, तब यह वाइंडिंग कहलाती है। यानी पूछा गया है कि वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग कौन सी है जिसके अंदर स्लॉट की संख्या पोल की संख्या से ज़्यादा होती है। तो ऐसी वाइंडिंग जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग कहलाती है, वितरित वाइंडिंग उसको अपन बोल सकते हैं। यानी जिस वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या पोल की संख्या से ज़्यादा होती है वह डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को खालिस्तान पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर ही एक ऐसी मोटर है जिसको लैगिंग और लीडिंग और यूनिटी यानी तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग साधारणतः खालिस्तान के लिए उपयोग की जाती है। डैम्पर वाइंडिंग क्यों प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, केवल स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, शोर लेवल कम करने के लिए, भंवर धारा कम करने के लिए, हंटिंग रोकना और स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। तो ये इसका राइट आंसर होगा, हंटिंग को समाप्त करना और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, ये डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ सेटअप खालिस्तान पर निर्भर करता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में देखो यहाँ पे स्टार्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है ये स्टेटर होना चाहिए, स्टेटर। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में बैक ईएमएफ सेटअप निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है बैक ईएमएफ, ये अपन को बताना है। तो बैक ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ ये अपने गति पर कोई निर्भर नहीं करता है, यानी केवल रोटर गति पर, रोटर उत्तेजना और रोटर गति, केवल रोटर उत्तेजना, ये इसके राइट आंसर नहीं हो सकते। ये इसका राइट आंसर होगा केवल रोटर उत्तेजना पर। यानी सिंक्रोनस मोटर में जो बैक ईएमएफ है वो उसकी उत्तेजित धारा पर होगी, रोटर में कितना उत्तेजन किया गया है उस पर निर्भर करेगा बैक ईएमएफ। ठीक है, यानी ध्यान रखना है, जिसको ईबी से दिखाते हैं अपन। यानी बैक ईएमएफ सिंक्रोनस मोटर में, स्टेटर में बैक ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो उसके उत्तेजन पर निर्भर करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग खालिस्तान के लिए निर्धारित किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग किसके लिए निर्धारित किया जाता है,
अभी पिछला ही अपन ने क्वेश्चन देखा है। तो रोटर दोलन को समाप्त करना यानी हंटिंग समाप्त करना और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोलन समाप्त करके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने का कार्य डैम्पर वाइंडिंग का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध इसके आर्मेचर धारा बढ़ती है। यह क्या है? यानी सिंक्रोनस मोटर पर जब लोड बढ़ाया जाए तो उसकी आर्मेचर धारा बढ़ जाती है। यह कैसे होती है? तो सामान्य उत्तेजन पर होती है, ओवर उत्तेजन पर होती है, कम उत्तेजन पर होती है, या फिर सभी उत्तेजन पर होती है। तो देखो, ये आर्मेचर धारा जो है ये इसके उत्तेजन पर निर्भर नहीं करती है, यानी ये सभी प्रकार के उत्तेजन पर एक जैसी रहेगी उत्तेजन की बात करें, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना जाएगा। यानी आर्मेचर धारा जो है ये लोड पर डिपेंड करेगी, इसलिए यहाँ पर उत्तेजना से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर जिसमें केवल एक वाइंडिंग है को एक खालिस्तान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर को किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग कपल होती है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चुंबकीय और विद्युतीय रूप से जुड़ी हुई होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत के साथ चुंबकीय रूप से भी जुड़ी हुई होती है। अगर नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछा जाता तो वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक धारा ट्रांसफॉर्मर यानी सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए सामान्यतः अनुपात निम्न के द्वारा दर्शाया गया है। यानी करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी क्या रेशो का होता है, ये अपन से पूछा गया है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर का रेशियो होता है प्राइमरी का करंट यानी आईपी अपॉन प्राइमरी का सेकेंडरी का करंट, इन दोनों का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ऑटो करंट ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछा जाए तब ये इसका राइट आंसर बताना है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना ऑप्शन ए, रेटेड प्राथमिक वाइंडिंग धारा अपॉन रेटेड द्वितीयक वाइंडिंग धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर अनुपात निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अपन से। तो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है वो उसकी उत्तेजक धारा, उसकी द्वितीयक धारा यानी सेकेंडरी की करंट और सेकेंडरी के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रदीप्ति स्रोत का रेडियंट कार्य क्षमता खालिस्तान पर निर्भर करती है। प्रदीप्ति स्रोत की दक्षता पूछी गई है, उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो इसमें बताया गया है स्रोत की आकृति, स्रोत का तापमान, प्रकाश किरण की वेव लंबाई, उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आएगा अपना ऑप्शन बी जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्रोत के तापमान पर प्रदीप्ति स्रोत की क्षमता या दक्षता निर्भर करती है। अगर यह क्वेश्चन प्रदीप्ति के लिए पूछा जाता कि प्रदीप्ति की दक्षता होती है तो प्रकाश की स्रोत की आकृति और प्रकाश किरणों की लंबाई और उसमें दी गई सप्लाई वोल्टेज, ये सब अपन बता सकते थे, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो प्रदीप्ति स्रोत के लिए पूछा गया है, इसलिए स्रोत का तापमान निर्भर करेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे खालिस्तान की गति से यात्रा करती है। प्रकाश तरंगे किस गति से गमन करती है? तो प्रकाश तरंगे जो है जो गमन करती है वो विद्युत की जो गति है उसी के समान होती है, 3 × 10⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आर्क लैंप आमतौर पर खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। तो कार्बन आर्क लैंप जो है वो सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, और कार्बन आर्क लैंप ऐसा लैंप है जिसको डीसी सप्लाई से ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला खालिस्तान की इकाई है। कैंडेला किसकी इकाई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता की इकाई है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या है। तो प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदीप्ति ट्यूब का प्रदीप्तिकारी क्षमता क्या होगा, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रदीप्ति क्षमता पूछी गई है। प्रदीप्ति क्षमता, प्रकाश दक्षता कितनी होती है उसकी। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये बता रखा है 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब की प्रकाश दक्षता है ये। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर खालिस्तान के समान होता है। तो एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर किसके समान होता है, ऐसा पूछा गया है। तो 1 लक्स के बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर एक प्रदीप्ति लैंप में फ्लिकरों की यानी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, उसकी आवृत्ति कितनी होगी, फ्लिकरों की आवृत्ति कितनी होगी। तो प्रदीप्ति यानी फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर यदि 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी जाए तो वहाँ पर फ्लिकरों की फ्लिकर जो बोलते हैं वो उसकी स्टार्टर के द्वारा कराए जाते हैं, वो फ्लिकर्स है, यानी इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसलिए 50 हर्ट्ज सप्लाई पर यह 100 प्रति सेकंड की दर से आवृत्ति उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, जो एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पर आधारित है वह कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन है अपने पास फोटो डायोड, एलईडी डायोड और फोटोवोल्टेइक सेल, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एलईडी डायोड, यानी एलईडी डायोड ऐसा है जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड पर आधारित होता है। तो एलईडी इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, फोटो डायोड का उपयोग खालिस्तान के पहचान के लिए किया जाता है। तो फोटो डायोड का उपयोग दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के लिए, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है। एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, इसके फॉरवर्ड बायस पर, इसके रिवर्स बायस पर, फॉरवर्ड धारा पर या फिर अर्धचालक पदार्थ पर। तो इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक पदार्थ पर, यानी एलईडी किस अर्धचालक मटेरियल से बनी हुई है उस पर उस एलईडी का प्रकाश का रंग निर्भर करेगा। यदि यही क्वेश्चन फ्लोरोसेंट लैंप के लिए पूछा जाता तो वहाँ पर हो जाता ट्यूब के अंदर भरी गई गैस के आधार पर प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ तार को एक खालिस्तान से अधिक पतली नहीं होनी चाहिए। अर्थ वायर जो है वो 8 SWG का बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 SWG का। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में ध्वनि खालिस्तान के कारण हॉर्न द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ऑटोमोबाइल यानी मोटर गाड़ियों के अंदर हॉर्न में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो वो इसका राइट आंसर होगा वाइब्रेटिंग डायफ्राम के, वाइब्रेटिंग डायफ्राम के अनुसार या उसके द्वारा हॉर्न ध्वनि उत्पन्न करता है ऑटोमोबाइल या मोटर गाड़ियों के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर पावर प्रकार भार में, एक स्थिर पावर प्रकार भार में क्या होता है।
ऑप्शन है इसके, टॉर्क गति के समानुपाती होता है, टॉर्क गति के वर्ग के समानुपाती होता है, टॉर्क गति के विलोमानुपाती होता है, टॉर्क गति का स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कि टॉर्क गति के विलोम होता है, यानी ऑप्शन सही सी जो है इसका राइट आंसर होगा, टॉर्क गति के विलोम होता है। तो ये थे इसके 50 क्वेश्चन। आई थिंक अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।